लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी है। हम्बड़ा रोड पर फैक्ट्री जिसमें आग लगी है। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने की कोशिशों में ये गाड़ियां लगातार जुटी हुई है। आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर, लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी है और बताया जा रहा है कि यह कपड़ा फैक्ट्री हम्बड़ा रोड पर है और भीषण आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां लगातार कोशिश में जुटी हुई हैं। मौके पर जब बताया जा रहा है कि अभी तक लाखों का नुकसान हो चुका है। फिलहाल क्या हालात हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, क्या तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं? सबसे पहले मैं आपको मौके पर जो इस समय स्थिति है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं उस समय उसी फैक्ट्री में बाहर खड़ा हुआ जहां पर आग लगी हुई है और दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। और ये आग लगभग पिछले 3 से 4 घंटे में पहले लगी हुई है और इस आग को बुझाने में दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। और आग का तांडव आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग पर नियंत्रण डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो फैक्ट्री है ये लगभग 1000 गज के एरिए में बनी हुई है और इस जिस हिस्से को बुझाने की कोशिश की जा रही है ये महज सिर्फ 200 गज का एरिया ही है। अभी आगे का एरिया है जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही है और इसका पिछला हिस्सा अभी भी आग की चपेट में है और उस आग को बुझाने में लगातार दमकल विभाग जुटा हुआ है। और दमकल विभाग की लगभग 40 से अधिक जो गाड़ियां हैं वो लग चुकी हैं इस आग पर। और इस फैक्ट्री की जो दीवारों की हालत है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से खस्ता हालत है। और इस आग के तांडव को किस तरीके से बुझाया जाएगा, किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा, किस तरीके से काबू किया जाएगा, ये एक अपने आप में एक चैलेंज है इस दमकल विभाग के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 1000 गज के एरिया में ये फैक्ट्री का आग का तांडव चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आग किस तरीके से भयंकर फैली हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कि करोड़ों का माल, लाखों का नहीं करोड़ों का माल यहाँ पर जलकर खाक हो रहा है। और ये जो फैक्ट्री है ये लुधियाना के बाहरी हिस्से में बनी हुई है और इस फैक्ट्री के बिल्कुल सामने वाली एक और फैक्ट्री है जो कागज की फैक्ट्री है, जहां पर कागज बनाया जाता है। और गनीमत यह है कि इस फैक्ट्री के आग लगने के बाद इसकी चिंगारियां निकलकर उस फैक्ट्री में नहीं पहुंची, जिसके चलते वो जो फैक्ट्री है वो अपने अभी बिल्कुल सुरक्षित है। क्योंकि अगर वो भी फैक्ट्री इस आग की चपेट में आ जाती तो उस पर नियंत्रण डालना दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी मुश्किल होती, क्योंकि एक समय में 2 फैक्ट्रियों में आग लगना अपने आप में ही दमकल विभाग के लिए एक चैलेंज बन जाता। पर अभी भी जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि 1000 गज के एरिया में ये फैक्ट्री है उसमें आग लगी हुई है। दमकल विभाग के कर्मचारी इस आग पर बुझाने के लिए लगातार जुटे हुए हैं और दमकल विभाग के कर्मचारियों की जान जोखिम है, क्योंकि पिछले साल भी इन्हीं दिनों में एक फैक्ट्री में आग लगी थी और उसमें दमकल विभाग के लगभग 11 जो कर्मचारी थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। और आज फिर अगले साल उन्हीं दिनों में एक फैक्ट्री में आग लगना और उस आग पर दमकल विभाग के कर्मचारियों का होना, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। पर दमकल विभाग के कर्मचारी अपनी जान को सुरक्षित सवाल भी है किस तरह की सुरक्षा। और दूसरी बात, बिल्कुल रोहित ये जानना चाह रहे हैं, तस्वीरें जितनी भयावह नजर आ रही है उस हिसाब से लग रहा है कि एक चैलेंज भी, एक चुनौती भी फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी मौजूद उनके लिए कि किस तरीके से जल्द आग पर काबू पाया जाए, नुकसान जितना कम हो सके उसे कोशिश की जाए कि ज्यादा नुकसान ना हो। किस तरह की चुनौती विभाग के जो कर्मचारी यहां पर देख रहे हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई? जी बिल्कुल शारदा, मेरे साथ कुछ कर्मचारी मेरे साथ मौजूद है जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके इस आग पर आगू अभी तक क्यों नहीं डाला जा सका, क्योंकि 3 से 4 घंटे हो चुके हैं? क्या लगता है किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है? असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਸਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। जी, कितना समय बीत चुका है, कितनी गाड़ियां लग चुकी हैं? लगभग जो कि कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा अधिक गाड़ियां लग चुकी है। कितनी गाड़ियां अभी भी लग रही हैं? रोहित, ये बड़ी चुनौती है और कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आग भयावह है और इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। सज्जन कुमार को अब 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने सज्जन को आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने का दोषी पाया है। 1984 के सिख दंगों में सबसे बड़ी सजा
34 साल बाद सज्जन कुमार को उम्र कैद। 31 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर। 34 साल बाद 1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने का दोषी करार दिया और इसके लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सज्जन कुमार को सरेंडर करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। साथ ही सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन जुडिशरी का, धन्यवाद सारे मीडिया का, धन्यवाद। सज्जन कुमार को उम्र कैद मिली है, उसकी सारी उम्र उसकी मौत तक, और बाकी 3 को और को उम्र कैद है, जो एक्स काउंसिलर बलबन खोखर और जो गरदारी लाल और कैप्टन बागमाल उनको भी उम्र कैद है, और जो एक्स MLA महेंद्र यादव है उसको 10 साल की, कृष्ण खोखर को भी 10 साल की। कम से कम इस केस के अंदर सज्जन कुमार को सजाए मौत होनी चाहिए थी, ये हमारी मांग थी। लेकिन सज्जन कुमार को जो उम्र कैद हुई है, हम उस कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। कम से कम उन्होंने ये जरूर समझा कि जस्टिस देना जरूरी समझा। लेकिन ये तभी तक केस तब तक चलेंगे जब तक सज्जन कुमार और जगदीश टायल को सजाए मौत नहीं होती। सज्जन कुमार पर 5 लोगों की हत्या का आरोप है। 2005 में नानावटी कमीशन की सिफारिश पर केस को दोबारा खोला गया। 30 अप्रैल 2013 को निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी किया था। हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि 34 साल बाद सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने फैसले का स्वागत किया है। इस सजा से हम खुश हैं। वैसे तो फांसी आनी चाहिए थी, जो उम्र कैद भी दिए, तो हमें सरकार के ऊपर विश्वास है कि आगे भी कुछ होगा। इतने हमें अभी खुशी आ रही है कि कुछ उनके बच्चों को भी दुख होगा कि सज्जन कुमार को फांसी कैसे आ रही है। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर कांग्रेस विरोधियों को सियासी हमले का मौका दे दिया है। और सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा का आज ऐलान हुआ है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग करेंगे और जगदीश टाइटलर और कमलनाथ के लिए भी फांसी की सजा की मांग करेंगे। हालांकि सज्जन कुमार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अब 31 दिसंबर तक सज्जन कुमार को सरेंडर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 84 के दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सजा मिलने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसमें फेयर ट्रायल के बाद क्लोजर होना चाहिए, तभी पीड़ितों को लगेगा कि उन्हें न्याय मिलेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर इस मामले में डिबेट होगी तो सदन के सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। लगता है कि किसी भी ऐसे राइट का दोषियों को सजा मिले, ट्रायल्स हो, फेयर ट्रायल्स हो, उसके साथ क्लोजर होना चाहिए, ताकि विक्टिम्स को लगे कि हमारे साथ कहीं ना कहीं तो न्याय हुआ है। 84 के जंगों पे एक बार पॉज करके सोच लेना कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या अपराध किए 1984 में और उसके बाद कवर अप में, ये अगर डिबेट होती है तो ये सारे के सामने, सदन के सामने आ जाए। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि सिख दंगा मामले में पीड़ितों को इंसाफ मिला है। उन्होंने कहा कि इस कत्लेआम में सिर्फ एक सज्जन कुमार शामिल नहीं था, बल्कि कई सज्जन कुमार इस दंगे में शामिल थे। कोर्ट ने अपना आदेश दिया है और उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस दौर में एक नहीं, एक सज्जन कुमार नहीं, बहुत सारे लोग, निर्णय तो सज्जन कुमार के बारे में आया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक जो है उसमें अभी तक शामिल हैं, जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं, न्यायालय का आदेश आना बाकी है। ये सूची और लंबी बढ़ेगी।
वहीं राफेल मुद्दे पर कांग्रेस के निशाने पर रही बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल पर पलटवार करने का मन बनाया है। बीजेपी ने अपने अपने मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों समेत अपने प्रमुख नेताओं को आज देश के 70 शहरों में कांग्रेस को निशाने पर साधने के लिए तैनात किया और बीजेपी नेता राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे को कांग्रेस की साजिश करार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जेपी नड्डा ने शिमला में और तरुण चुग ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कि राहुल गांधी भी अपना जानबूझकर झूठ की राजनीति करने के लिए जो जाने जाते हैं और वो झूठ साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पश्चात आने के पश्चात। और ऐसी परिस्थिति में मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि नैतिकता के आधार पर राहुल गांधी को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने और जनता को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सत्य की जीत हुई है। भरसक प्रयास आजादी के बाद इस तरीके का इतनी पुरानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनता को इतने बड़े पैमाने पर गुमराह करने का प्रयास कभी भी किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, और वह भी देश की सिक्योरिटी जैसे इश्यूज को लेकर के, सेंसिटिव इश्यूज को लेकर के इतना बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कांग्रेस पार्टी और विशेष करके राहुल गांधी ने किया है। देश के चीफ जस्टिस जिसको चेयर कर रहे हों और 3 लोगों का बेंच हो, उनके निर्णय पर टिप्पणी करे, उनके निर्णय को गलत कहे। मैंने उसके लिए सही शब्द का प्रयोग किया है कि मंद बुद्धि बालक है। ऐसा बालक है जैसे बच्चा कहते हैं ना, मेरे को ये ले दो, चॉकलेट ले दो, और जिद पकड़ता है, वो सच्ची हो झूठी हो। तो ये हमारे मंद बुद्धि बालक जिद पकड़ के बैठे हैं। देश के न्यायालय का सम्मान भी करना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए। वहीं राफेल मामले में बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं देना चाहती। बीजेपी ने अपनी मुहिम को और तेज करते हुए आज लोकसभा में सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस का प्रस्ताव पेश किया। अनुराग ठाकुर का कहना है कि 20 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण से सदन को गुमराह किया और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रिविलेज मोशन मूव किया है। सर, क्या है ये पूरा, आपने किस मुद्दे पर मूव किया है मोशन? देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार देश को और सदन को भ्रमित करने का प्रयास किया। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी जब चर्चा चल रही थी तब उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको कुछ कहा जिसका खंडन उन्होंने किया। फ्रांस के राष्ट्रपति को उसका खंडन करना पड़ा। और राहुल गांधी जी ने कहा था कि 520 करोड़ रुपए में यूपीए राफेल खरीद रही थी और एनडीए की सरकार में 1600 करोड़ रुपए अपने आप ही बढ़ गया। तो झूठ पर झूठ बोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया है, चाहे वो सड़क हो या सदन हो। और मैंने प्रिविलेज का नोटिस इसलिए दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी स्पष्ट तौर पर कहा गया कि प्राइस हो, प्रोसीजर हो, ऑफसेट क्लॉज हो, इन सब को देखकर कहीं पर भी किसी को कोई लाभ नहीं दिया गया। ये अपने आप में सब स्पष्ट करता है। उसके बावजूद कांग्रेस झूठ बोलने से नहीं हटती। राहुल गांधी जी को देश और सदन से माफी मांगनी चाहिए। सर, चूंकि आप अपनी पार्टी के लोकसभा में चीफ व्हिप भी हैं, तो अब आपके इस मोशन पर क्या बोला है स्पीकर ने? देखिए, नोटिस दिया है, निर्णय स्पीकर मैडम को करना। मेरा अभी पिछला प्रिविलेज नोटिस जो नो ट्रस्ट मोशन के समय का है वो भी अभी तक पेंडिंग चल रहा है। और अगर इस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष झूठ पर झूठ बोलेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उनको तो देश और प्रधानमंत्री दोनों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से झूठ बोला है, भारत की छवि दुनिया में खराब की है। और भारत जिसको आज लेटेस्ट फाइटर जेट्स चाहिए, वो कांग्रेस तो अपने 10 वर्षों में खरीद नहीं पाई। लेकिन जब एनडीए के समय निर्णय हुआ तो देश को और कमजोर करने में राहुल गांधी जी और इनकी पार्टी ने पूरी भूमिका निभाई। 10 वर्ष ये निर्णय नहीं ले पाए, लेकिन जब अब हुआ है तो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।
वहीं कांग्रेस नेता अब केंद्र सरकार पर राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान की माने तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में झूठी रिपोर्ट दिखाकर कोर्ट को गुमराह किया है, जबकि कांग्रेस कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। कांग्रेस ने तो हमेशा जेपीसी जांच की मांग की, जिसे बीजेपी नहीं कराना चाहती। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई थी, ये कुछ और लोग थे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पहले दिन से बड़ा साफ है कि हम जेपीसी की डिमांड कर रहे थे कि राफेल पे जो है जेपीसी की गठित होनी चाहिए और ये मामला जेपीसी को जाना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए, जिसमें पार्लियामेंट है और बीजेपी के भी एमपीज है, दूसरी पार्टीज के भी एमपीज है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के इसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राफेल का जो मामला है बहुत गंभीर मामला है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने ट्वीट किया है और कहा है कि एमपी के सीएम कमलनाथ के किसान ऋण माफी पर धनखड़ का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने केवल फसली ऋण माफ किया है, ट्रैक्टर उपकरणों के लिए ऋण माफ नहीं किए गए। कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है और कहा कि ट्रैक्टर समेत सभी उपकरणों का भी दीर्घकालीन ऋण माफ करो, नहीं तो किसानों से माफी मांगकर इस्तीफा दे दें सीएम कमलनाथ। ओम प्रकाश धनखड़ ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है। जो ऋण माफ किया गया उसमें ट्रैक्टर समेत खेती के लिए जो उपकरण हैं उनका ऋण माफ नहीं किया गया है और ये सीधे तौर पर धोखा है। या तो इस धोखे के लिए माफी मांगे और सीधे तौर पर इस्तीफा दे दे, वरना इन उपकरणों के लिए भी ऋण माफ किया जाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ कमलनाथ ने ली है और इसके साथ ही किसानों का ऋण माफी का ऐलान किया गया। लेकिन इसी ऋण माफी पर ओम प्रकाश धनखड़ ने ट्वीट किया और कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाने पर लिया और उसके साथ ही कहा कि किसानों के ऋण माफी के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया है। ट्वीट का जिक्र करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने केवल फसली ऋण माफ किया है, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों के लिए ऋण माफ नहीं किए गए हैं। कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने ट्वीट करते हुए कहा कि ट्रैक्टर समेत सभी उपकरणों का दीर्घकालीन ऋण माफ करो, वरना किसानों से माफी मांगकर सीएम कमलनाथ इस्तीफा दे दें। तो ये बड़ी खबर, जिस मुद्दे को कांग्रेस गिनवा सकती है अपने भाषण में, जिस उपलब्धि के तौर पर ये कहें कांग्रेस इस बात को गिनवा सकती है, उसी पर निशाना साधा है कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने। ट्वीट के जरिए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों की ऋण माफी के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया है, क्योंकि ऋण माफी में फसली ऋण माफ किया गया है, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों के लिए ऋण माफ नहीं किया गया है। कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया है और इसके साथ ही या तो अब ट्रैक्टर समेत सभी उपकरणों का ऋण माफ किया जाए, वरना किसानों से माफी मांगकर सीएम कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने यह ट्वीट किया है और इसमें सीधे तौर पर जिक्र किया गया कांग्रेस की उस उपलब्धि का, जिसमें कांग्रेस ये गिनवा रही है कि किसानों के ऋण माफ किए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, किसानों की नाराजगी एक बड़ी, ये कह सकते हैं कि चुनावी मुद्दा रहा है और उसी पर अब ओम प्रकाश धनखड़ का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऋण माफी के नाम पर किसानों के साथ छल किया है और सिर्फ फसली ऋण माफ किया है। इसके साथ ही ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया कि ट्रैक्टर या फिर बाकी कृषि के उपकरणों के लिए ऋण माफ नहीं किया गया है। कांग्रेस या तो ये ऋण भी माफ करे या फिर किसानों से माफी मांगे और सीएम कमलनाथ इस्तीफा दे दें। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का ये ट्वीट, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ को निशाने पर लिया, कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ फसली ऋण माफ किया है और किसानों के साथ छल किया है, धोखा किया है। इस धोखे के लिए या तो किसानों से माफी मांगकर सीएम कमलनाथ इस्तीफा दे दे या फिर खेती के उपकरणों और ट्रैक्टर समेत खेती के जो उपकरण हैं उनके लिए दीर्घकालीन ऋण भी माफ किया जाए। ये ट्वीट आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने इस बात का जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश सरकार जिस बात को लेकर वाहवाही लूटना चाहती है उसमें किसानों के साथ दरअसल धोखा किया गया है,
छल किया गया है और इस बात के लिए या तो माफी मांगकर इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ऋण माफी बाकायदा सीधे तौर पर इन बातों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, जिसमें फसली उपकरण भी शामिल हों, जैसे ट्रैक्टर या फिर खेती के लिए जो भी उपकरण हो उनके ऋण भी माफ किए जाएं। और इसी बात पर खुद और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ साहब जुड़ चुके हैं। धनखड़ साहब, स्वागत है आपका। आपके ट्वीट का जिक्र करना चाह रहे हैं हम और समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के साथ छल किया गया मध्य प्रदेश में आपके ट्वीट के मुताबिक। देखिए, किसान दो प्रकार के लोन लेते हैं। उनका एक लोन होता है फसली ऋण, जिसको कहते हैं क्रॉप लोन कहते हैं जी, और वो फसल उगाने के लिए थोड़े टाइम के लिए लेता है, जिसकी लिमिट भी थोड़ी होती है, 20,000 30,000 पर एकड़ से ज्यादा नहीं होती। वो तो और अपने अपने राज्य के अनुसार भी होती है। मध्य प्रदेश में शायद हरियाणा से भी कम होगी और उसको एनुअली ही क्लियर करना पड़ता है, उसको तब अगले साल का मिलता है जी। तो फसली ऋण कभी भी किसान का ज्यादा नहीं होता। किसान का जो अधिक ऋण होता है, जिसमें ऋण जाल में किसान फंसता है, वो उपकरणों का और ट्रैक्टर का ऋण होता है जी। वो बड़ी बड़ी मशीनें ले लेता है, सिंचाई का ट्यूबवेल लगा लेता है, इंजन ले लेता है, उसके अलावा हैरोइंग, कल्टीवेटर, कंबाइन जैसी चीजें ले लेता है। उन पे वो जो लोन लेता है वो समय पर उतार नहीं पाता और उसके कारण से वो ऋण जाल में फंसता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि हम आपका लोन माफ करेंगे। ये कहीं नहीं कहा कि हम आपका केवल फसली लोन माफ करेंगे जी। उन्होंने केवल लोन माफ करने की बात कही। तो जो वास्तव में जिसमें किसान डिफॉल्टर होता है, जो किसान का ज्यादा लोन होता है, जिसमें फंसा हुआ होता है, वो 40 उपकरणों का लोन है, ट्रैक्टर का लोन है, मशीनों का लोन है, सिंचाई के यंत्रों का लोन है। अब इन्होंने जो पत्र निकाला है उसमें केवल अलगकालीन फसली ऋण लिखा है, जो बहुत मामूली होता है जी, जो एनुअली किसान क्लियर करता ही करता है अपने क्रेडिट कार्ड का। इसलिए वो लोन ज्यादा नहीं है। किसानों की उम्मीद ये थी कि ये कह रहे हैं तो जो दीर्घकालीन हमारा लोन है वो भी माफ करेंगे। तो दीर्घकालीन लोन को छोड़े बगैर ये किसानों के साथ एक प्रकार से छल हो गया है। ये एक चालाकी की है कांग्रेस पार्टी ने कि कहा और लेकर आए मामूली पर है, इसलिए मैं तो कहूँगा कि ये धोखा किया। चलिए धनखड़ साहब, इस बात को लेकर खुशी जरूर हो रही है कि मध्य प्रदेश के किसानों की आपको चिंता। आप बने रहे हमारे साथ। न्यूज़ 18 हरियाणा के एडिटर इस वक्त मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जी मुकेश, आप सुन पा रहे हैं कि किस तरह की चिंता ओम प्रकाश धनखड़ साहब जता रहे हैं कि किसानों के साथ एक तरीके से छल किया गया है। जो ऋण माफी की गई है उसमें स्पष्टता नहीं है, जो ऋण माफ होना चाहिए था उस पर कोई बातचीत तक नहीं की गई है। बिल्कुल, और ओपी धनखड़ जो हैं ये किसानों के नेता माने जाते हैं, किसानों के लिए काफी काम किया। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर ये पूरे हरियाणा में घूमते थे, कई बार टॉपलेस भी हुए। धनखड़ साहब, आप हमें बताइए कि ये जो माफी है इससे आप नाखुश नजर आ रहे हैं और कह रहे पूरा का पूरा जो ऋण है वो माफ नहीं किया। हरियाणा में इसको लेकर क्या अब तो आपकी सरकार के यूं कहें कि चंद महीने बचे हैं या साल कह लीजिए, कुछ ऐसी योजना कि आप वो सब करने जा रहे हो जो कमलनाथ नहीं कर पाए पहले ही दिन? देखिए, कांग्रेस ने यही धोखा पंजाब में किया और उसमें लोन माफी के नारे के साथ कांग्रेस सरकार में आ गई। उन्होंने जो है मध्य प्रदेश में किया है, दीर्घकालिक लोन छोड़ दिया, बाकी छोड़ा। 2 लाख का आंकड़ा भी फेंका, आंकड़ा कभी नहीं फेंकते थे, आंकड़ा फेंका, 2 लाख का आंकड़ा चलाया, लेकिन जहाँ 2 लाख का आंकड़ा फिर बैठता है उस कलम को छोड़ दिया, छोटे वाली कलम को पकड़ा। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में जिस वादे के साथ आती है उस वादे को पूरा करना चाहिए। वादे तो आप लोगों ने भी बहुत किए थे। आपने कहा था कि जैसी सरकार बनेगी 15 लाख हर गरीब के खाते में आ जाएंगे और जितना भी काला धन है वो वापस आ जाएगा। तो कमलनाथ भी कल इसी तरीके का ट्वीट कर रहे होंगे कि जो हमने कहा हमने तो पहले ही दिन पूरा कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने वोट दिया था वो आज भी विदेशी जो काला धन है उसका इंतजार कर रहे हैं, 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? तो वादा हम करके आए, प्रॉफिटेबल प्राइस आज हम दे रहे हैं। हरियाणा में बाजरे तक की दाने की हमने खरीद की है। स्वामीनाथन की सिफारिश 12,000 दिया है, 36,00 करोड़ रुपया, 3,634 रुपया किसानों के खाते में। ओम प्रकाश धनखड़ साहब, बेहद खुशी इस बात की है कि कम से कम मध्य प्रदेश के किसानों पर भी आपने चिंता जताई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश राजपूत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी बातचीत के लिए। वाकई ये परेशानी की बात है कि किसानों की बातों को अनसुना किया जाता है या फिर उस पर आधी अधूरी जानकारी के साथ उन्हें आश्वासन दिया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।